viewers and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख करके अच्छे मार्क्स होते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमारा जो क्यू फैक्टर था और जो हमारे जिसको हम क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं या फिर हमारी सेकंड डेफिनेशन बुक्स में लिखी होती है दैट इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, उनकी डेफिनेशन हमने की थी, उनका फॉर्मूला डिराइव किया था। आज के लेक्चर में हम करेंगे दैट इज एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सर्किट किसका होगा, रेजिस्टेंस का, उसके अंदर हमें पावर निकालनी है। अब देखो, पहले हम उसको जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उससे पहले हम ये थ्योरी लिखेंगे। ये थ्योरी क्या होगी, पावर वी नो दैट, हमें पता है कि पावर हमारी क्या होती है, एट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। हमें पता है कि हमारा पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है कितना होता है, वर्क डन बाय टाइम, यानी कितने रेट में कितने टाइम पर हमारा वर्क हो रहा है ना, वो हमारी पावर होती है। तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इन डीसी सर्किट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। हमें पता है कि डीसी सर्किट के अंदर हमें पता है कि पावर हमारी जो करंट किसका प्रोडक्ट होती है, वोल्टेज का एंड करंट का, यानी P इज इक्वल टू, यानी इसका मतलब ये है कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ, यानी P इज इक्वल टू दैट इज VI, ये होती है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, in pure resistance the AC developed is in phase with alternating voltage applied। और हमें पता है क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस है तो प्योर रेजिस्टेंस में हमने देखा था कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में जो हमारा करंट था, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था। जिस डायरेक्शन में हमारी वोल्टेज अप्लाई हो रही थी, फ्लो कर रही थी, उसी डायरेक्शन में हमारा करंट था, तो उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था। अब इन सारी चीजों को कंसीडर करके हमारी जो पावर का फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा विद रेजिस्टेंस ओनली, वो हम डिराइव करेंगे। उससे पहले हमें ये थ्योरी लिखनी है। हमारी ये दो इक्वेशन क्यों बनी, क्योंकि हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ लेंगे। E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t, ये इक्वेशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम जब फॉर्मूला डिराइव करेंगे उससे पहले हमें ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो इस थ्योरी को रिमूव करके अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि पावर हमारी क्या होती है, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी P इज इक्वल टू W वर्क डन बाय टाइम, यानी ये हमारा पावर का फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय टाइम। अब क्योंकि हमें पता है कि पूरे के पूरे रेजिस्टेंस में हमने क्या देखना है, पूरी कंप्लीट साइकिल में। अब पूरी कंप्लीट साइकिल में हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, एकदम से हम पूरी कंप्लीट साइकिल का नहीं निकालते, हमें क्या करना पड़ेगा, लेट dW is small work done in small time dt। ठीक है, स्मॉल टाइम dt के लिए हमारा स्मॉल वर्क डन होगा, तो पहले उसके बाद हम ये लिखेंगे लेट dW is the small work done in small time dt। तो यहाँ से P हमारा कितना आ जाएगा पावर, दैट इज dW by dt। ठीक है, तो यहाँ से हमारा dW किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज P डॉट dt। और अभी अभी हमने थ्योरी में क्या किया था कि हमारी जो पावर होती है डीसी सर्किट के अंदर वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, है ना, इनका प्रोडक्ट होती है। तो dW इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज P डॉट dt। तो dW किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज P डॉट I, सॉरी D डॉट I, है ना, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, इनटू आ जाएगा dt। लेकिन वोल्टेज की जगह पे हमने यहाँ पे क्या ले रखा था, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो यहाँ पे V की जगह पे क्या लिखेंगे हम, दैट इज E, है ना। अब हमें क्या करना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला हमने देखा था कि कभी भी पूरे के पूरे कंप्लीट साइकिल का हम एकदम से नहीं निकाल सकते, हमें पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम कंप्लीट साइकिल का करने के लिए उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ से dW क्या आया, हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया। अब इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, अब देखो यहाँ से E और I है। अब हमने देखा था जो हमारी E की इक्वेशन हमारी क्या थी, दैट इज E नॉट साइन ओमेगा t, ये हमारी इक्वेशन थी E की, और I की हमारे पास इक्वेशन क्या थी, I नॉट साइन ओमेगा t, ये इक्वेशन थी। तो इसकी जगह पे हम लिख दें तो क्या आ जाएगा, dW इज इक्वल टू E की जगह पे लिख दें E नॉट साइन ओमेगा t dt, और I की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, दैट इज I नॉट साइन ओमेगा t dt, या ठीक है, ये हो गया। अब I और ये आ जाएगा dt के साथ।
अब क्या आ जाएगा, dw इज इक्वल टू ई नोट आई नोट हम बाहर ले लेते हैं, ई नोट आई नोट, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी। इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई, फिर हमने क्या किया, इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट वाली इक्वेशन का फॉर्मूला रखा, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी फॉर ए ईएमएफ के लिए, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये भी हमारा अल्टरनेटिंग करंट के लिए इक्वेशन आई थी। तो यहाँ पे हमने लिखा ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी। अब ये जो dw आया था, स्मॉल वर्क डन आया था, अब हमें क्या चाहिए, पूरे कंप्लीट साइकिल में नेट वर्क डन चाहिए। जो हमने प्योर रेजिस्टेंस लिया था उसके लिए हमें क्या चाहिए, पूरी कंप्लीट साइकिल में वर्क डन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन इक्वेशन सेकंड, टेकिंग इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करें क्योंकि हमें पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो dw का इंटीग्रेशन हमारे पास नेट वर्क डन आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ से ई नोट आई नोट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका रहेगा, दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी। और पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए है तो 0 से लेकर t हमारी लिमिट्स रहेंगी, ठीक है, ये हमारी लिमिट्स हो जाएंगी। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज ई नोट आई नोट। अब हमने देखा था इसका जो होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t बाय 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, जब हमने क्या क्या किया था, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये हमने किए थे। तब भी हमने किया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2, है ना। तो यहाँ से 2 को हम बाहर ले लें तो वर्क डन देखो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज ई नोट आई नोट बाय 2। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, पहले हम dt का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t माइनस cos 2 ओमेगा t है, अब 2 ओमेगा t बाय ओनली 2 ओमेगा t आया। अब हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं cos 2 ओमेगा t, और 0 से t जब हमारी लिमिट थी तो उसमें हमारी ये वाली वैल्यू 0 आई थी, है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जब हमने की तो इसको हम डायरेक्ट वहां से डायरेक्ट उसका रिजल्ट यूज करके इसको 0 लिख देते हैं। तो हमारे पास वर्क डन की यहाँ से क्या आई, दैट इज ई नोट बाय 2 आई नोट, और यहाँ से कैपिटल टी, क्योंकि t माइनस 0 करेंगे यहाँ से, जब इसकी लिमिट रखेंगे ना dt में तो इसको हम ऐसे लिखेंगे t माइनस 0, तो यहाँ से t ही आएगा, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन आ गई थर्ड। देखो क्या किया, पहले हमने लेट dw हमने क्या लिया, स्मॉल वर्क डन अमाउंट लिया। अब क्योंकि पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए हम पूरे को ले नहीं सकते, तो उसके बाद हमने क्या किया, p dw by dt, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, फिर dw को निकाला, दैट इज p डॉट dt। अब हमारी जो पावर होती है, जो हमने थ्योरी में लिखा था, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट फॉर ए डीसी सर्किट के लिए। तो वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होती है, लेकिन हमने वोल्टेज यहाँ पे क्या ले रखी है, ईएमएफ, इसलिए यहाँ पे ई लिखा। तो ई की जगह पे हमने क्या लिखा, ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई की जगह पे हमने क्या लिखा, आई नोट साइन ओमेगा टी। उसके बाद क्या किया, ई नोट आई नोट, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन किया इक्वेशन सेकंड का, इक्वेशन सेकंड का इंटीग्रेशन किया, दैट इज डब्ल्यू नेट वर्क डन, यहाँ से कितना आ जाएगा, ई नोट आई नोट कांस्टेंट है, ये हो जाएंगे बाहर, 0 से कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए करना है इसका इंटीग्रेशन। वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट 0 से t, इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा t का 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t बाय 2 होता है। तो यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाय 2, और यहाँ से आ जाएगा dt। और हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन जब 0 से t के लिए था वो 0 आया था, तो वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, e नॉट बाय 2 इनटू t। ये हमारी आ गई क्वेश्चन 3, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि वर्क डन हमारा क्या होता है, पावर जो होती है हमारी, क्योंकि हमें पावर ही तो निकालनी है, एवरेज पावर, तो वर्क डन बाय टाइम हो जाएगा। तो देखो वर्क पावर कितनी हो जाएगी, ये रिमूव कर दें क्योंकि अब हमें पावर फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से पावर हो जाएगी, तो पावर वर्क डन हमारा कितना है, दैट इज ई नोट आई नोट टी बाय 2, और यहाँ से कैपिटल टी, इस टी से हमारा टी कैंसिल, तो हमारी पावर किसकी इक्वल आ गई, दैट इज ई नोट बाय 2 और
आई नोट। अब इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जब हमारे पास √2 और √2, मान लिया √x है और इसका √x है, तो इसका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, दैट इज x। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम इसको, दैट इज E0/√2 और I0/√2। अब देखो हमने जो ये फॉर्मूले किए थे अलग अलग, E0/√2 ये जो आए थे हमारे E0/√2 और I0/√2, ये हमने किसमें किए थे, ये तो हमारी एवरेज जो हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू थी ऑफ ए अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए, उसमें हमारा ये रिजल्ट आया था, दैट इज E0/√2। और हमारा ये जो I0/√2 था, ये हमारी क्या थी, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट में आया था, है ना। तो इसको हम जो हमारी एवरेज पावर आएगी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज EV और IV। तो यहाँ से हमारा पावर का जो नेट रिजल्ट आया वो क्या आया, हमारा जो पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज EV और IV, क्योंकि ये तो हमारी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और ये हमारी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा पावर का फॉर्मूला। तो ओनली एवरेज पावर एसोसिएटेड होती है सिर्फ रेजिस्टेंस में, तो उस केस में हमारा जो पावर का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, एवरेज पावर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग जो हमारी ईएमएफ होगी और ये हमारा करंट होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये हो जाएगा। अब इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू EV/I। इसके बेस पे ये न्यूमेरिकल है, ए 20 ओम इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ये क्या होती है हमारी, जो हमारी मेनली घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना 220 वोल्ट की होती है और फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी होती है 50 हर्ट्ज की, उसके साथ एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट कर रखी है, तो उसकी हमने एवरेज पावर बतानी है। अब देखो इसमें कितना गिवन है, रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 200 ओम, इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड, यानी EV हमें कितने गिवन है, दैट इज 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है 50 हर्ट्ज। पावर का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, पावर का दैट इज EV और IV। अब EV तो गिवन है लेकिन IV गिवन नहीं है। IV हमारा जो एवरेज करंट होता है वो हमारा क्या होता है, एवरेज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V/R, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एवरेज EMF है, तो EV/R करेंगे, तो हमारा एवरेज करंट जो होगा दैट इज एवरेज वोल्टेज एवरेज EMF बाय रेजिस्टेंस होगा। तो इस जो हमारा ये EV है, इस IV की जगह पे हम EV/R लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही चीजें हमारे गिवन है। तो EV हमारा कितना है 220 और इनटू में फिर से 220 और रेजिस्टेंस कितना गिवन है 200 का, तो 1 और ये आ जाएगा, जब इसको करेंगे 10 और ये 11 है ना, और ये 10 से फिर से कैंसिल हो गया, उसके बाद ये आ जाएगा 242 वाट है ना, 244 वाट आ जाएगा। ये हमारी एवरेज पावर एसोसिएटेड हो जाएगी ओनली ऑन रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है, तो ये हो जाएगी एवरेज पावर। तो इस टाइप्स की न्यूमेरिकल आते हैं जब हमारे पास एवरेज करंट गिवन नहीं होता, तो एवरेज करंट को हम एवरेज वोल्टेज जो हमारी एवरेज EMF गिवन होती है ना, उससे हम कैलकुलेट करके यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारा होगा कि इससे जो हमारे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ओनली, तो P इज इक्वल टू EV/I, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज P इज इक्वल टू EV और यहाँ से I, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज पावर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एवरेज पावर होगी दैट इज रेजिस्टेंस ओनली। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टेंस ओनली। आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस ओनली, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंडक्टेंस ओनली। ओके।